हेलो स्टूडेंट्स हमने लास्ट टाइम क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का टॉपिक स्टार्ट किया था और हमने उसमें एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का डिस्कशन किया था, जिसमें कि हमने फर्स्ट स्टेप दैट इज़ द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल डिस्कस किया था। आज हम उसका सेकंड स्टेप करने जा रहे हैं। द सेकंड स्टेप ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस इज सोइंग ऑफ सीड्स। अब बच्चों सेकंड, एक बार हमारा जो फील्ड है वो रेडी हो गया, इफ द सॉइल इज प्रिपेयर्ड, वो कैसे की जाती है प्रिपरेशन हमने लास्ट क्लास में किया था। एक बार अगर सॉइल प्रिपेयर हो गई, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम उसमें सीड्स को सोइंग कैसे करेंगे उसकी। उससे भी पहले ज़रूरी है सिलेक्शन ऑफ सीड्स। इसमें हम ये कह सकते हैं कि इसका फर्स्ट सब पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ सीड्स। सिलेक्शन ऑफ सीड्स मतलब कि सबसे पहले जो फार्मर होता है वो अपने सीड्स सिलेक्ट करता है। उसको एक ऐसे सीड्स चाहिए जो कि उसको हाई यील्ड दे। अगर वो सीड्स सिलेक्ट नहीं करेगा तो उसका जो इसके बाद का जितना प्रोसीजर है उसको वो शो करेगा, फिर उसमें वो पानी देगा, मैन्योर डालेगा, सब चीज़ करेगा और एंड में जब उसकी हार्वेस्टिंग करेगा तो उसको आउटपुट उतना अच्छा नहीं मिलेगा। तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है दैट इज द सिलेक्शन ऑफ सीड्स। अब वो सीड्स कैसे सिलेक्ट करेगा, इसके कई मेथड हैं। एक तो पहले तो मार्केट में ही एक हाई यील्ड सीड्स आते हैं जिनकी की जो आउटपुट होता है बहुत अच्छा होता है। तो अगर वो जो फार्मर्स हैं वो परचेज करते हैं हाई यील्डिंग सीड्स तो वो उनके लिए सीड्स अच्छे रहते हैं। सेकेंडली, अगर हम सीड्स को हमें सिलेक्ट करना है एट एन इंडिविजुअल लेवल कि वो कैसे कौन से सीड्स अच्छे हैं, तो वी कैन सिंपली टेक द सीड्स इन अ बाउल ऑफ वाटर। एक पानी का बाउल ले लेंगे और हम इसमें सारे सीड्स अपने डालेंगे। अब जो सीड्स मोस्टली सीड्स होंगे वो आपके नीचे बैठ जाएंगे पानी के अंदर और कुछ सीड्स होंगे वो ऊपर पानी में फ्लोट करेंगे। तो इन दोनों में से कौन से अच्छे सीड्स होंगे? ऑब्वियसली जिसके अंदर कोई मैटर है यानी कि वो सीड्स के लिए नरिशमेंट है ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके। तो जो सीड्स नीचे सिंक कर रहे हैं these seeds are good for sowing। और जो फ्लोट कर रहे हैं इसका मतलब अंदर से खाली हैं, they have been eaten or they have been damaged due to some process, तो इसलिए they are not good seeds। तो वो क्या करेंगे, सिंपली हम इसको रिमूव कर देंगे और जो ये सीड्स हैं we can take these seeds for the sowing purpose। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हमारा सिलेक्शन ऑफ सीड्स। एक बार हमारा सीड्स सिलेक्ट हो गए उसके बाद हमें उसको सोइंग करना है। सोइंग मतलब ये हमारा फील्ड है, हमने इस फील्ड में सीड्स जो हैं ये यहाँ पर डालने हैं। अब सीड्स डालने का भी एक पैटर्न होना चाहिए। देखिए मैं आपको दो डायग्राम्स बना के दिखाती हूँ। यू जस्ट टेल मी विच वन इज गुड। दिस इज फील्ड 1 एंड this is field 2। this is field 2। अब ये बताइए इन दोनों में से which is the right way to sow the seeds? कौन सा तरीका सही है? सीड्स को इस ढंग से सो करना चाहिए या इस ढंग से? दोनों में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे सीड्स जो हैं इक्वल डिस्टेंस में हैं, एक दूसरे की कुछ दूरी पर हैं। यहाँ पे कुछ तो सीड्स बहुत दूर दूर हैं और कुछ ग्रुप्स की फॉर्म में हैं। तो विच वन इज द राइट मेथड? यस, ऑब्वियसली दिस इज द राइट मेथड। क्यों राइट मेथड है? क्योंकि अगर आप इसमें हर सीड को देखें तो ईच सीड इज गेटिंग द प्रॉपर सनलाइट। सबको सनलाइट प्रॉपर मिल रही है, सबको स्पेस प्रॉपर मिल रहा है फॉर देयर ग्रोथ। उस स्पेस में जितने भी न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर अवेलेबल है वो सब उनको मिल रहा है अपने तरीके से। इस केस में देयर विल बी अ कंपटीशन फॉर द स्पेस, फॉर द सनलाइट, फॉर द वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पे सीड्स, इतने सारे सीड्स एक ही जगह पे इकट्ठे हैं तो यहाँ पे सभी सीड्स को सनलाइट नहीं मिलेगा। उसमें से जो वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं वो सभी सीड्स के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। तो क्या होगा, देयर विल बी कॉम्पिटिशन फॉर देयर सर्वाइवल। तो इसमें जो सीड्स जीत जाएंगे, जो अपने लिए चीज़ें अवेलेबल करा लेंगे, वो सीड्स तो ग्रो कर जाएंगे, बाकी
डैमेज हो जाएंगे। तो इस केस में हमारा आउटपुट बहुत कम जाएगा। तो हमें सीड्स को कुछ इस तरीके से सोइंग करना पड़ता है। अब देखिए क्या क्या मेथड होते हैं फॉर सोइंग ऑफ सीड्स। पुराने टाइम में जो ट्रेडिशनल वे होता था, पहले हम कुछ ट्रेडिशनल टूल्स पढ़ लेते हैं, या ट्रेडिशनल वेज कह सकते हैं इसको। ट्रेडिशनल टूल्स में हमारा एक मेथड आता था ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग मेथड क्या होता है, इसमें जो सीड्स होते हैं, ऐसे किसान एक जगह पे खड़ा होता है और वो सीड्स ऐसे ऐसे करके बिखेरता रहता है। तो इससे क्या कंडीशन होती है, जो हमने अभी सेकंड वाला केस किया था उसमें हो सकता है कुछ सीड्स एक जगह ज़्यादा गिर जाए, कुछ जगह पे सीड्स कम गिरें। तो दिस मेथड इज़ नॉट रिलायबल, ये मेथड सही नहीं है। तो यू कैन से दैट इट इज़ वन ऑफ द ट्रेडिशनल वे टू सो द सीड्स। एक और मेथड होता है ट्रांसप्लांटेशन मेथड। ट्रांसप्लांटेशन मेथड में क्या करते हैं कि पहले हम किसी एक छोटी सी जगह पे सीड्स को उगाते हैं, लाइक पैडी, धान जिसको कहते हैं। हम उसमें सीड्स को कुछ जगह पे उगाएंगे और जब वो छोटे छोटे सैपलिंग्स में ग्रो कर जाते हैं तो हम इन सैपलिंग्स को जो उनकी एक्चुअल फील्ड है उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं, फिर वो वहाँ पे वो अपना ग्रो करते हैं। दिस इज़ द ट्रांसप्लांटेशन मेथड। ये मेथड पहले भी हम यूज़ करते थे और अब भी यूज़ करते हैं। अब जो नेक्स्ट है आजकल जो मॉडर्न मेथड है, आजकल मॉडर्न मेथड में वी यूज़ सीड ड्रिल। अच्छा, इसमें एक और मेथड होता था ट्रेडिशनल टूल में। पहले के टाइम में क्या करते थे कि एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता था, उस पाइप लाइक स्ट्रक्चर में ऐसे पाइप्स लगी होती थी 3-4, और ये कनेक्टेड होता था एक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर से। अब हम इस फनल में सीड्स डाल देते थे, और ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता था, ये कोई भी जैसे एक कार्ट से अटैच होता था, ये हमारी कार्ट होती थी। मान लो जो भी वो उस टाइम बफलो या ऑक्सन यूज़ करते थे। तो जब हम इस फनल से सीड डालते हैं तो फनल के थ्रू ये सीड्स जो हैं ये जब मूव करता है फील्ड में तो वो सीड्स डालता जाता है। तो दिस इज ऑल्सो अ ट्रेडिशनल मेथड टू सो द सीड्स। लेकिन इसमें क्या होता था कि लेबर ज़्यादा लगती थी, क्योंकि इसमें किसान को यहाँ से सीड डालते रहना पड़ता था कंटिन्यूसली, और काट जो है वो खींचती रहती थी सीड ड्रिल को। अब आजकल हमारा क्या है, सीड ड्रिल। सीड ड्रिल भी ऐसा ही मेथड है, बट इस केस में इट इज ऑल्सो पाइप लाइक स्ट्रक्चर हैविंग मैनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स, मैनी ट्यूब्स। अब इसमें क्या होता है, इट इज अटैच्ड विद द ट्रैक्टर। ये किसके साथ अटैच होगा, ट्रैक्टर के साथ, और यहाँ पे खूब सारे सीड्स हैं। अब जब ये ट्रैक्टर, तो पहली बात इसमें लेबर नहीं लग रहा, तो ट्रैक्टर इजीली मूव कर रहा है फील्ड में, और जो सीड्स हैं वो इक्वल इंटरवल पे और इक्वल डेप्थ पे सो होते जाएंगे। सो दिस इज द मॉडर्न मेथड ऑफ सोइंग ऑफ सीड्स। तो दिस इज ऑल अबाउट द सोइंग ऑफ सीड्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, एक बार हमारे सीड्स जो है वो सो हो गए, हमने पहले सॉइल प्रिपेयर कर लिया, जब सॉइल प्रिपेयर हो गई उसके बाद हमने सीड्स को सोइंग भी कर लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट मेथड है, थर्ड स्टेप ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस इज एडिंग ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब क्या होता है कि अगर हमारे सीड्स एक बार आ गए तो उनको ग्रो करने के लिए हमें उनको न्यूट्रिएंट्स देने हैं। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हम कैसे दे सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर और फर्टिलाइजर। तो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स क्या है, दीज आर द न्यूट्रिएंट्स व्हिच हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। लेकिन देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। क्या डिफरेंस है, मैन्योर जो होता है इट इज अ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब ये वो चीज़ है जो किसान अपने खेत में ही बना लेता है। वो क्या करता है, जो भी एनिमल या प्लांट वेस्ट होता है
वो उसको एक पिट, एक गड्ढा खोद के उसमें डाल देता है और उसको सॉइल के साथ कवर कर देता है। जो सॉइल के माइक्रोब्स होते हैं दे एक्ट अपॉन दिस वेस्ट मटेरियल और वो उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ह्यूमस में। अब ये जो ह्यूमस है इट एक्ट एज अ मैन्योर। अभी जो किसान है ये इस ह्यूमस को मैन्योर की फॉर्म में यूज करता है। अब क्योंकि ह्यूमस इज फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट वेस्ट, तो इसीलिए इस ह्यूमस को हम ये कह सकते हैं दैट इट इज इको फ्रेंडली न्यूट्रिएंट। इससे प्लांट्स को कोई नुकसान नहीं होता, चाहे वो ज़्यादा अमाउंट में दे दिया जाए। दूसरी बात, ह्यूमस है तो वो वाटर की रिटेनिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है, यानी कि एक तो ये काफ़ी बल्कि सा होता है, पोरस होता है, तो जब आप पानी देंगे तो ये ह्यूमस जो होगा वो पानी को अपने साथ रिटेन रखेगा। अब क्या होगा कि जो पानी है इट इज़ ऑलवेज अवेलेबल टू द रूट्स ऑफ द प्लांट। सेकेंडली पोरस है तो एयर भी है, तो इसका मतलब ह्यूमस की वजह से एयर भी हमेशा सॉइल में रहेगी, तो ह्यूमस इज गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। सेकेंडली जो मैन्योर क्योंकि खेतों में ही बन रहा है तो बहुत ही किसान के लिए बहुत ही चीप हो जाता है, सस्ता पड़ जाता है, ये उसको कोई इसकी कॉस्ट नहीं देनी पड़ती, अपने आप ही वो सब चीज़ रेडी है। और फर्टिलाइजर क्या है, इट इज इनऑर्गेनिक सॉल्ट। इनऑर्गेनिक सॉल्ट मीन्स इट इज मेड फ्रॉम केमिकल्स, और केमिकल्स हैं तो इसका मतलब ये फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में बनता है, तो फर्टिलाइजर जो होते हैं वो केमिकल एंड इंडस्ट्रीज में बनते हैं। सेकेंडली ये थोड़े से एक्सपेंसिव होंगी क्योंकि ये केमिकल से बने हैं। थर्डली एक इनका एडवांटेज ये है कि ये पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट दे सकते हैं प्लांट्स को। मान लो मुझे मेरे सॉइल में नाइट्रोजन नहीं है तो मैं सिर्फ एक ऐसा फर्टिलाइजर खरीदूंगी जो सिर्फ नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है, मतलब कि लेस क्वांटिटी में दे कैन प्रोवाइड लार्ज रिजल्ट्स, मतलब कि थोड़ी सी क्वांटिटी में ये मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि लेस क्वांटिटी में यूज होते हैं और ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं। न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक मतलब कि एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट जो मेरी सॉइल में नहीं है वही हम फर्टिलाइजर यूज करेंगे, लेकिन ह्यूमस में सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है बल्क में, तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं दैट दे आर नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक और इसीलिए ये हमें लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होता है। लेकिन इसका सबसे बेनिफिट ये है कि अगर हम इसको एक्सेस में भी यूज़ कर लें तो ये इको फ्रेंडली है, इससे एनवायरनमेंट पे कोई हार्म नहीं होगा। बट इफ वी विल यूज एक्सेस ऑफ फर्टिलाइजर इट कैन हार्म आवर एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट को ये हार्म कर सकता है, सॉइल पॉल्यूशन कर सकता है। ज़्यादा फर्टिलाइज़र दिया तो प्लांट्स के अंदर भी जा सकता है और जब हम वो प्लांट्स खाएंगे तो वो फर्टिलाइज़र इनडायरेक्टली हमारे अंदर भी जा सकते हैं। अब कुछ फर्टिलाइजर्स के एग्जाम्पल कर लेते हैं। फर्टिलाइज़र जैसे कि एक बहुत ही कॉमन फर्टिलाइज़र है NPK। N स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन, P स्टैंड्स फॉर फॉस्फोरस and K stands for potassium। तो ये तीनों न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम जनरली जो है NPK यूज करते हैं। इसके अलावा एमोनियम सल्फेट ये भी बहुत कॉमन एग्जांपल है फर्टिलाइजर का। तो दिस इज हाउ वी कैन यूज मैन्योर एंड फर्टिलाइजर फॉर द गुड ग्रोथ ऑफ आवर प्लांट्स। अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्लास में जो एग्रीकल्चर का प्रैक्टिसेस का जो नेक्स्ट स्टेप है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।